हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी एंड द लेटेस्ट वर्जन भारतीय न्याय संहिता जिसे हम बीएनएस बोलते हैं, उसकी पीवाईक्यूज फॉर एआईबी 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ जो लास्ट पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे ताकि उस प्लेलिस्ट में हम अपडेट कर सके और आपको सारे क्वेश्चंस आईपीसी के एक ही जगह पे मिल सके। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो उसे हाइप कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, हम वहां पे रेगुलर लीगल शॉर्ट्स भी डालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। सिलेबस को अगर हम देखें तो आईपीसी एंड बीएनएस से 8 क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्स, विच इज अ वेरी बिग पोर्शन। सेम टाइम वी हैव टू रिमेंबर आईपीसी खुद में भी बहुत बल्कि बेयर एक्ट है, छोटा नहीं है, एंड अब क्योंकि 2 है तो वो और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेयर एक्ट पहले से पढ़ के जाएं। फिर सीधे इसको एग्जाम में खोलोगे ना तो सेक्शन ढूंढने ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लीस्ट यू कैन डू, इवन इफ यू डोंट स्टडी इट इन ग्रेट डिटेल राइट नाउ, इज गो थ्रू द बेयर एक्ट वंस प्रॉपरली. I am planning to bring up a series on Bare Act revision. If you need it, do comment. I'll surely bring it. Okay. चैनल पे जाओगे तो आपको एक ऐसी प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें देखो 5 पार्ट्स हैं ऑलरेडी, जिसमें हम 2014 से 24 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और यहाँ बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया भी हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे रिपीट भी होते हैं, ठीक है। और करंट लेक्चर जो है ये भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डायरेक्ट एक जगह पे सारे क्वेश्चन आईपीसी के एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम 2014 टू 2025 जो लास्ट पेपर हुआ था। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, if multiple offenses carry different punishments but it is unclear which one has been committed, how does section 72 of IPC ensure proportional justice? तो देखो सबसे पहले तो उन्होंने आपको बता दिया कि कहाँ जाना है, आईपीसी वाली बुक में जाना है, सेक्शन 72 पे जाना है, आंसर मिल जाएगा। आधा काम इन्होंने वहां कर दिया। हमसे पूछा है अगर मल्टीपल ऑफेंसेस हुए हैं और सबकी पनिशमेंट अलग अलग है पर ये बात क्लियर नहीं है कि कौन सा वाला कमिट किया गया है, तो फिर सेक्शन 72 क्या कहता है प्रोपोर्शनल जस्टिस को लेके। ऑप्शंस हैं, बाय इम्पोजिंग पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस विद द लोएस्ट प्रेस्क्राइब टर्म, यानी जिस ऑफेंस की सजा सबसे कम है वो दे दो। ऑप्शन बी, बाय अप्लाइंग पनिशमेंट इक्वल टू द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफेंसेस, एवरेज निकाल के। ऑप्शन सी, बाय लीविंग द चॉइस ऑफ पनिशमेंट टू द प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी की उन पे ही चॉइस छोड़ दी। या फिर ऑप्शन डी, by suspending the punishment until further clarification is made. Correct answer is A, by imposing punishment for the offense with the lowest prescribed term. Section 72 जाके देखोगे ये बात क्लियरली लिखी हुई है। मान लो बैराक में नहीं भी ढूंढ पाए हो तो कॉमन सेंस से भी थोड़ा चलना, ये मैं साथ साथ आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी पे क्यों छोड़ेंगे कि कितनी सजा होगी, वो क्यों डिसाइड करेंगे? कॉमन सेंस वाली बात है ना। सामने वाले पे थोड़ा छोड़ दोगे कि अच्छा तुम बताओ कितने साल जेल में डाल दें, तो आपको पता है ऑप्शन सी तो पक्का गलत है। पनिशमेंट सस्पेंड भी नहीं होगी क्लैरिफिकेशन की वजह से, तो एटलीस्ट आपको पता है ये 2 गलत है, इनमें ही ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप आंसर सही मार्क करोगे। एंड नॉर्मली भी एवरेज निकालने का कोई खास सेंस नहीं बनता। अगर एक की सजा 20 साल है, एक की सजा 10 साल है, तो इस तरह से थोड़े होगा, है ना। लोएस्ट प्रेस्क्राइब टर्म मेक्स सेंस। तो अगर आपको किताब में नहीं ढूंढने का टाइम है, लास्ट मिनट भी देख रहे हो ना, तो कम से कम थोड़ा सा ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना और जो सबसे कॉमन सेंस के वे में लॉजिकल आंसर लग रहा हो ऐसे क्वेश्चन में उसे मार्क करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Next question. If a convict sentenced to life imprisonment is being considered for remission fractions under section 57 of IPC, which equivalent term of years is applied by the court? तो देखो इन्होंने आपका आधा काम फिर कर दिया, आईपीसी बता दिया, सेक्शन 57 बता दिया, और बोल रहे हैं अगर कोई कन्विक्ट है जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, उसको रेमिशन फ्रैक्शंस के लिए कंसिडर किया जा रहा है, तो इक्विवेलेंट टर्म ऑफ ईयर क्या होगा, ठीक है। 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स या 50 ईयर्स। हमें उन्होंने बता रखा है 57 जाना है, हम वहीं जाके देखेंगे। In calculating fractions of terms of punishment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. अब इसका मतलब समझो, क्वेश्चन क्या दिया था, इफ अ कन्विक्ट इज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको अगर कंसिडर कर रहे हैं रेमिशन फ्रैक्शन के लिए, तो ये होता क्या है। तो इस सेक्शन को मैंने गूगल करके अटैच किया कि अगर आप ये पढ़ाई करने का भी तरीका है कि ये मैं आपको थ्योरी में समझाती, बट मान लो आपको किसी टॉपिक पे खुद डाउट है तो क्या करोगे, बेसिक गूगल करो, बेसिक लेवल पे वहां से समझ के चले जाओ, कम से कम इतना करके जाओ, ठीक है। क्लियरली दिया है कि सेक्शन 57 आईपीसी कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल हमने लिया, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक। एग्जाम्पल क्या लिया, किडनैपिंग की कोशिश की गई। तो देखो अगर प्रॉपर किडनैप हो जाता तो एक सर्टेन सजा होती है, ठीक है।
और एक होती किडनैपिंग की कोशिश हुई, किडनैपिंग पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो कंप्लीटेड क्राइम ऑफ किडनैपिंग की सजा होती है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ओके। पर अगर कंप्लीटेड क्राइम नहीं है क्योंकि अटेम्प्ट था यहाँ पे, है ना, तो उस केस में लॉ दिया है आईपीसी में कि 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। लेकिन लॉन्गेस्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरह किडनैपिंग तो हो नहीं पाई, अटेम्प्ट ही हुआ है, तो अटेम्प्ट में आप लॉन्गेस्ट टर्म क्या मानोगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन प्रॉब्लम हाफ ऑफ अ लाइफ टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि लाइफ टाइम तो किसी की कुछ भी हो सकती है। इसको एक लाइन में समझाती हूँ। अगर मान लो किसी क्राइम में किसी को उम्र कैद की सजा होनी थी, ठीक है, कि वो पूरी जिंदगी अब जेल में रहेगा, वर्सेस वो क्राइम अटेम्प्ट हुआ है, तो अब आप कैसे उसका हाफ लगाओगे। लॉ में लिखा है अगर सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है तो हाफ ऑफ दैट पनिशमेंट, पनिशमेंट थी लाइफ टाइम, हाफ ऑफ लाइफ टाइम कैसे पता चलेगा, अब आदमी कितना जिएगा ये तो हम थोड़े जानते हैं। तो उस केस में अज्यूम किया जाता है कि मैक्सिमम टर्म लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं कि 20 ईयर्स था, जब आपको सर्टेन टर्म नहीं पता है उस सजा का, ठीक है, और उसका हाफ यानी 10 ईयर्स, तो इस केस में 10 ईयर्स की सजा मिल जाएगी। एग्जाम्पल से आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब हमें ऐसा कुछ करना होता है तो हम उस केस में 20 ईयर्स को मान लेते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यही क्वेश्चन था। मान लो इतना ना भी पता हो तो भी एग्जाम में यहाँ क्लियरली लिखा दिख रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर ये बेयर एक्ट थोड़ा सा भी लंबा होता है ये वाला सेक्शन, या थोड़ी भी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होगी तो आप फंस जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है अंडर द आईपीसी, इफ अ पर्सन हार्बर्स एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड कस्टडी, कोई ऑफेंडर है जो कस्टडी से भागा है और आप उसे हार्बर कर रहे हो, फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, उस इंसान ने कैसी गलती की है, ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा है जेल 3 साल तक, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कॉमन सेंस से सुनना इस बात को, कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है जिसकी सजा तकरीबन 3 साल तक है और आपने उसे भागाने में या छुपाने में कोई भी हेल्प की है, जो कस्टडी में था और आपने हेल्प की है उसकी, तो आपको 7 साल की सजा होगी। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? गुनाह करने वाले को 3 साल की सजा है, भगाने वाले को 7 साल की सजा, ऐसा लॉजिकल तो लग नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट पहले ही गलत हो जाता है। तो ये भी हो गया कि दोनों, सॉरी, ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड दोनों ट्रू है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब मुझे पता है इनमें से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2, द लॉ प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन फॉर हार्बरिंग और कंसीलिंग बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर, कि एक्सेप्शन तब है अगर ये काम हस्बैंड या वाइफ कर रहे हो। अच्छा, अब ये बात हमें नहीं पता, अब ये तो बेर एक्ट में ढूंढना पड़ेगा। इतना बता दिया है कि आईपीसी में जाना, बीएनएस में मत जाना। अब आईपीसी में अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप इंडेक्स में ये ढूंढते रहोगे, ढूंढ लोगे बट टाइम लगेगा। सेक्शन 212 है हार्बरिंग ऑफेंडर को लेके, कि अगर कैपिटल ऑफेंडर है तब क्या होगा, और इम्प्रिजनमेंट की सजा है तब ऑफेंडर है और आपने भगाया है तब क्या होगा। अगर बैराक पहले से पढ़ के नहीं गए हो तो इसको ढूंढने ढूंढने में कम से कम 10-15 मिनट खर्च दोगे, पढ़ के गए हो तो जल्दी याद आ जाएगा। 212 में हार्बरिंग ऑफेंडर की बात होती है, इसको पॉज करके डिटेल में एक लाइन में पढ़ भी लेना। कैपिटल ऑफेंस के केस में क्या होगा यहाँ दिया है, अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट है तो उस केसेस में 2-3 कंडीशंस दी हैं। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल तक सजा हो सकती है, तो उस केस में अगर आपने सामने वाले को हार्बर किया तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। हमारे केस में क्वेश्चन क्या पूछा था, सजा ही 3 साल तक हुई है, तो ये सिचुएशन हम पे अप्लाई नहीं करती अभी। अगली सिचुएशन क्या दी है, सजा 1 साल से लेके तकरीबन 10 साल के बीच की है, कि या तो 1 साल की है या फिर 10 साल या उससे कम की है, जो हमारे केस में फिट हो रहा है क्योंकि हमें 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट थी। तो उसका 1/4 जो होगा, ठीक है, उस उतना, या फिर फाइन या दोनों, तो 1/4 ऑफ 3 ईयर्स अप्रोक्स 8 से 9 महीने की सजा मिलेगी सामने वाले को, ठीक है, जिसने उसे भगाया है। और ये तो स्टेटमेंट 1 है, तो हमें पता चल गया 1 इज फॉल्स। 2 को हम चेक करेंगे, एक्सेप्शन यहाँ क्लियरली लिखा है, हस्बैंड वाइफ को एक्सेप्शन है, तो 2 इज ट्रू, इसलिए आंसर इज सी। Next question. If a person attempts an offense punishable with a maximum of 10 years imprisonment, what is the maximum years of imprisonment that can be imposed under section 62 of BNS? अब आपको ये बता दिया है, BNS देखना है, section 62 देखना है, कि अगर किसी इंसान ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी मैक्सिमम सजा 10 साल है, ठीक है, what is the maximum years of imprisonment that can be imposed under section 62? 5 साल, 7 साल, 10 साल या 3 साल? सेक्शन 62 जाके देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। अभी हमने पीछे जो बात की थी, देखो वो एक सर्टेन ऑफेंस को लेके थी, ऑफेंडर को लेके थी। हमने पीछे वो भी बात की थी कि 20 ईयर्स मैक्सिमम मानेंगे। तो आप अगर देखोगे ये सारे क्वेश्चन बहुत कनेक्टेड से लग रहे हैं, एक ही टाइप के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इसलिए बहुत जरूरी है आपको।
सॉरी, मेरे थोड़ा जुकाम है इस समय। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एज द केस में बी वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई है तो वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसके केस में हमने पढ़ा था क्या अज्यूम करते हैं 20 years, ठीक है, और उसका हाफ, या फिर अगर जो भी सजा सुनाई गई है उसका वन हाफ जो है वो, तो हमें यहाँ दिया हुआ था क्लियरली 10 साल की सजा है तो उसका वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड, यानी कि 5 years। तो आंसर इज ए, 5 years। इलस्ट्रेशन भी देखोगे यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बीएनएस, आपको बेयर एक्ट बता दिया, इफ अ पर्सन इज ऑर्डर्ड टू पे अ फाइन ऑफ 4,000 बट फेल्स टू डू सो, व्हाट इज द मैक्सिमम सिंपल इम्प्रिजनमेंट द कोर्ट में इम्पोज ऑन द डिफॉल्टर। तो पेमेंट डिफॉल्ट को लेकर सवाल पूछा है, ये समझ में आ रहा है, बीएनएस से आंसर करना है, ये समझ में आ रहा है। कितनी सजा हो सकती है अगर एक आदमी को 4,000 भरने को बोला गया था बट उसने नहीं भरा, 1 year, 2 months, 4 months या 6 months। इसका करेक्ट आंसर इज 2 months। बेयर एक्ट में जाके देखोगे, अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सेक्शन 8 में ही दिया है, उसका पॉइंट नंबर 5 में क्लियरली मेंशन्ड है 2-3 कंडीशंस। व्हेन अमाउंट ऑफ द फाइन डज नॉट एक्सीड 5,000 तो सजा है 2 महीने। हमारा अमाउंट कितना था, 4,000, इसलिए आंसर इज 2 महीने। अगर हमारा अमाउंट मान लो 7,000 होता तो डज नॉट एक्सीड 10,000 तो ये टाइम कितना होता, 4 महीने, और उससे ऊपर होता तो 1 year, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a bailiff executes an eviction based on a civil court order later declared void for lack of jurisdiction, what protection does section 78 of IPC provide? अगर बेलिफ जो है एक एविक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है जो सिविल कोर्ट ने दिया था, बाद में लेकिन वो वॉइड डिक्लेयर हो जाती है कि उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, तो उस केस में उसको क्या प्रोटेक्शन ऑफर करता है, सेक्शन 78। तो आपको आईपीसी बता दिया, सेक्शन 78 बता दिया, जाके खोल के देखोगे आंसर मिलेगा। द बेलिफ इज पनिशेबल एज द ऑर्डर वाज इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। Bailiff can be punished only with a reduced penalty. Bailiff is exempt if he acted in good faith under the order. या फिर D, bailiff is required to compensate the evicted person. Correct answer is C, कि अगर उसने गुड फेथ में एक्ट किया है तो उस केस में उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्लियरली यहाँ पे 78 में ये बात दी हुई है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अंडर द बीएनएस, what is the maximum number of consecutive days an offender may be kept in solitary confinement at a time। अब आपको बीएनएस में जाकर solitary confinement ढूंढना है, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन या 21 दिन। मैक्सिमम नंबर कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार आप मैक्सिमम कितने दिन तक किसी को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख सकते हैं। आंसर इज 14 days। 11 आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट के बारे में बताता है, 12 आपको लिमिट्स बताता है कि किसी भी केस में एक बार में 14 दिन से ज्यादा लगातार आप नहीं रख सकते। मान लो किसी को 3 महीने की सॉलिटरी कंफाइनमेंट दी गई है तो 14 दिन देके ब्रेक देके फिर 14 दिन ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें पूरी कंडीशंस दी हुई हैं, 3 महीने हैं, कैसा क्या है, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ओके, इसको पॉज करके पढ़ लेना, ये रिपीट क्वेश्चन है इसलिए मैं डिटेल में दोबारा नहीं जा रही हूँ। एसर्शन और रीजन को देखते हैं। एसर्शन दिया है भारतीय न्याय संहिता प्रिस्क्राइब्स डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गैंग रेप। ओके, रीजन क्या है, द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू मेक ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल। दोनों ट्रू हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू हैं बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है, आर ट्रू है। करेक्ट आंसर इज सी, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। देखो सेक्शन 70 गैंगरेप की जब बात करता है तो वहां पे ये तो लिखी है कि डेथ की सजा होती है, तो ये बात तो सही है, डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गैंगरेप, हर चीज के लिए नहीं बट सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गैंगरेप के लिए डेथ पेनल्टी है, ये बात सही है, ये बात तो ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका ये एलिमिनेट हो जाता है, ए ट्रू है, ये बात तो सही है। अब आते हैं कि आर का क्या स्टेटस है, ठीक है। हर ऑफेंस को नॉन बेलेबल बना रहे हैं ऐसा नहीं है। पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू मेक ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल, ऐसा नहीं है। ओके, सेक्सुअल ऑफेंसेस बहुत तरीके के होते हैं, सबको नॉन बेलेबल बनाना हमारा पर्पस नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा एक पर्पस है कि डेथ पेनल्टी दी जाए ऐसे संगीन जुर्म को, पर इसमें ये कहीं भी नहीं हमारी कोशिश है कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस है तो उसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। तो ये वैसे भी रीजन भी सही नहीं लग रहा है एंड ये बात भी सही नहीं है, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके, सो वी आर डन विद ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ आईपीसी एआईबी 20 जो लास्ट ईयर का पेपर था। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे 2014 से 2024 के। हम और भी कई सब्जेक्ट्स ऑलरेडी लास्ट ईयर के भी कवर कर चुके हैं, 2024 तक के तो सब कुछ है चैनल पे, पूरी प्लेलिस्ट है, उन्हें जरूर देखो। पीवाईक्यूज इज दी की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर हेल्पफुल था तो हाइप कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, कोई भी डाउट हो वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।